नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हुआ हूं और आज के स्टॉक स्पेसिफिक लर्निंग में हम लोग जानेंगे एक ऐसी कंपनी जो केबल वायर के लिए कामकाज करती है, चाहे वो रेलवेज के लिए हो, चाहे पावर केबल के लेकर के हो या फिर कंडक्टर को लेकर के हो। और कंपनी अलग अलग जो एरियाज हैं, एरिया के अलावा देखा जाए इंडिया से अलावा भी कई कई कंट्रियों में इनका सप्लाई चेन चलती है, जहाँ पे इनकी चाहे ब्राज़ील का बात किया, चिली की बात किया जाए या फिर यूएस का बात किया जाए, इन सभी कंट्रियों में इनका सप्लाई जाती है, खास करके उन वायर प्रोडक्ट को लेकर के जो केबल वायर बनाती है। साथ में कंडक्टर्स की बात करें या पावर सेक्टर की, उन वायरों को देखा जाए, और चाहे सिग्नल के लिए रेलवे सेक्टर के लिए ही कामकाज करती है। ये कहती है कि इनके पास करीब 35 साल का एक्सपीरियंस है। डोमेस्टिक्स जो क्लाइंट इनके पास है वो करीब 250 से ज़्यादा क्लाइंट की बात करती है, ओवरसीज क्लाइंट 100 से ज़्यादा की बात करती है, और करीब करीब 6,600 से ज़्यादा टीम स्ट्रेंथ की बात इन्होंने कहा, जो कि इनके साथ टीम मेंबर की बात कर रही हो। यदि इनकी क्लाइंट लिस्ट में इंडिया के बेसिस पे देखा जाए तो पावर ग्रिड से लेकर के एनटीपीसी और ढेर सारी कंपनीज के लिस्ट में आती है, जहाँ पे इनके पास इसके अलावा देखा जाए पी शीएल्स जैसे कंपनी भी शामिल है। इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं, एडिकल्स हैं, जस्कोज हैं जैसे ब्रांड्स के पास ये क्या करती है, सप्लाई देती है। इसके अलावा केनियाज पावर को देखा जाए, प्राइवेट क्लाइंट को लेकर के यदि देखा जाए इंडिया के अंदर तो BSES को लेकर देखा जाए, एल को लेकर देखा जाए, या फिर बजाज इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड या वोल्टास के लेकिन या NPCLs को ही पावर सप्लाई की बात क्यों नहीं किया जाए, जहाँ पे इनकी क्या करती है, ये उससे जो रिलेटेड जो काम है इनके केबल को लेकर के वहाँ पे इनकी कामकाज जाती है, जो कि टाटा पावर, अदानी पावर तक को ये इनकी क्लाइंट लिस्ट के अंदर उन्होंने सप्लाई की बात कही है। जब ये सब बातें कह रही है तो कंपनी की कुछ फंडामेंटल को समझने की प्रयास करते हैं, तो आखिर इनसे कितना फायदा कितना नुकसान होती है, तो आखिर जो क्लाइंट है, क्लाइंट बेस पे जो काम काज है उससे कितना फायदा होता है। छोटी सी कंपनी है, 1500 करोड़ का मार्केट कैप है, बुक वैल्यू करीब 138 का, इंटरेंसिक वैल्यू करीब नियरली 400 का, अर्थात इनके पास एसेट्स की अच्छी खासी वैल्यूशन है। स्टॉक की यदि इंडस्ट्रियल के हिसाब से कंपेयर करके देखा जाए तो कह सकते हैं कि अभी भी ये अंडर वैल्यूड स्टॉक की कैटेगरी में आता है, एज पर द इंडस्ट्रियल की कैपेसिटीज है जितना के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग अर्निंग पर शेयर के अकॉर्डिंग। अब आता है इनकी जो स्ट्रेंथ की बात किया, जहाँ पे ROE की बात करते हैं 19%, ROC की बात किया जाए तो 24% के आसपास। डिविडेंड की ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी छोटा सा रहा है, जबकि हायर 700 के आसपास की कगार के आसपास गया था। वहाँ से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग के बाद मार्केट ने क्या किया है, थोड़ा सा दोबारा पुल बैक होने के लिए चांस बनाती नजर आती है, जिसको आमतौर की भाषा में कहते हैं, टेक्निकल भाषा में कहते हैं, जो टेक्निकल ब्रेकआउट हो रही है, और यह कई बार टेक्निकल डाउन साइड की भी देखने को मिलती है। प्रमोटर की होल्डिंग अच्छी खासी है, और प्रमोटर की होल्डिंग के अलावा जो करंट रेशियो का पार्ट है वो थोड़ा सा ज़्यादा है कंपेरिजन विद द बाकी पार्ट्स को लेकर के। इसीलिए कुछ एस्पेक्ट को हम क्या करेंगे, रिकन्सिलेशन करेंगे। इसके लिए हमने नाम दिया एक सबसे बड़ी बात, रिस्क। चाहे वो मार्केट में आप स्टॉक मार्केट की बात करें या किसी कारोबार को बात करें, इसके लिए चाहिए रिस्क टू रिकन्सिलेशन। आखिर कंपनी के कारोबार कैसा है, उस कारोबार से किस हिसाब से डिमांड है, कि क्या उसकी इकोनॉमिकली बैकग्राउंड स्टॉक जो परफॉर्मेंस है वो बेटर करती है या आने वाले समय में बेटर कर पाएगी, इन सब चीज़ों को देखा जाता है। और द सेकंड पार्ट इज द रिवार्ड को लेकर, आखिर कंपनी के मैनेजमेंट की इच्छा क्या है, वो क्या निवेशकों को लेकर कुछ सोचती है नहीं सोचती, अपने प्रॉफिट पार्ट को लेकर देती है नहीं देती है, इन सभी एस्पेक्टों को लेकर के चर्चा करेंगे। पहली नज़र इन द रिजल्ट को लेकर के, इनका रिजल्ट अपडेट हुआ सितंबर तक की बात किया जाए तो सितंबर तक के रिजल्ट में कंपनी की जो सेल्स रहा है वो करीब 53% के आसपास की उछाल क्रिएट करती हुई नजर आती है, एक न्यू हाई की तरफ भागती नजर आती है। जबकि कंपनी के इबिटास की बात करें 77%, नेट प्रॉफिट की बात करें तो 172%, साथ में EPS की यदि बात किया जाए तो करीब 148% की इंक्रीज करती है कंपेरिजन विद सितंबर टू सितंबर के हिसाब से। ऐसे जोन टू जोन को कंपेयर करेंगे तो ये भी बेटर परफॉर्मेंस की बात कर रही है। और कंपेरिजन करने पे क्या वो नेट सेल की बात करें या भी बाकी एस्पेक्टों की बात किया जाए तो चलिए थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन के साथ साथ हम समझने के प्रयास करते हैं मार्केट की क्या हाल चाल चल रही है। यहाँ पे देखा कि कंपनी को लेकर के जो कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट था वो लगातार अच्छी ग्रोथ के साथ कामकाज करती नजर आती है, जो कि हायर टू हायर जो इनका
क्वार्टरली प्रॉफिट तो अगर 14 करोड़ के आसपास वहाँ तक पहुँचती हुई नज़र आती है। और इसके अलावा देखा जाए तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन करीब करीब 10% के आसपास नज़दीकी रहा है। ईयरली ग्रोथ की बात किया जाए कंपनी के बिजनेस से लेकर के, तो कहते हैं करीब करीब 800 करोड़ से ज़्यादा के टर्नओवर क्रिएट करती है। और प्रॉफिटेबिलिटी में ईयरली ईयर के बेसिस पे देखा जाए तो, और लास्ट 12 महीने के डेटा बेसिस पे देखा जाए तो सबसे ज़्यादा टॉप लेवल पे देखने को मिली है। मतलब इसको कह सकते हैं टॉप ऑफ द ईयरली जो अवार्ड है वो मिल सकता है। इसके अलावा कंपनी में देखा जाए तो ये पार्ट थोड़ा सा ज़्यादा है जो कि उनको एक प्रेशर बनाती है, इसको लेकर के, कर्ज को लेकर के। आखिर कर्ज कितनी ज़्यादा है, क्या है, नहीं है, इसके प्रति भी हम कुछ उन पन्नों को खोलने के प्रयास करेंगे जो बैलेंस शीट के फिगर में होगी। अब सवाल आता है कि कंपनी में रेशियोज को लेकर क्या कहती है। और यहाँ पे यदि कंपनी की लिस्ट की बात कर रही है और जो कि बड़े बड़े क्लाइंट इनके पास हैं, तो आखिर क्लाइंट पैसा नहीं देते हैं क्या? 4-4 महीने के बाद पैसा देते हैं। हो सकता है टर्म कंडीशंस हो इन लोगों का, लेकिन इसमें पहले के कंपैरिजन टू जो इम्प्रूवमेंट होना चाहिए वहाँ पे क्या हो रही है? टाइम इंक्रीज हो रही है। मतलब इनके लिए डिमेरिट की बात करते हैं। आखिर डिमेरिट कितनी परसेंट की बात करते हैं? क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 10% के आसपास कहती है। तो बैलेंस शीट में देखा गया, बैलेंस शीट के पन्नों में जो कर्ज थी, कर्ज नियर अबाउट उतना रहा, उसमें कोई फेरबदल देखने को नजर नहीं है। एसेट्स लगातार बढ़ा है और लगातार बढ़ते हुए एसेट्स के बाद जो यहाँ पे आंकड़ा कहती है 201 करोड़ के आसपास का रिस्क है, जो कि 4 महीने के लिए ब्लॉक हो रखी है। उस ब्लॉक को यदि कंपेयर करें तो शायद ये कह सकते हैं कि 201 करोड़ के अकॉर्डिंग कंपेयर करके देखें तो यहाँ पे 3 नंबर को मेंशन करते हैं। यहाँ पे सितंबर का बैलेंस शीट अपडेट नहीं हुआ है। मैं इसका एक बार कंपनी के डेटाबेसेस में जाऊँगा और वहाँ सर्च करने का प्रयास करता हूँ, तो उससे कुछ कंक्लूजन मिल जाए तो शायद बेटर हो सकता है। और यहाँ पे आउटकम्स को लेकर के कंपनी ने कुछ कहा होगा। जहाँ पे कहती है कंपनी का नाम है डायनामिक, और डायनामिक केबल लिमिटेड ने कहा कि हम अपने जो कमीशंस हैं पोस्टर द सर्टिफिकेट कॉन्फ्रेंस कॉल को लेकर के अक्टूबर 23 को अपडेट हुआ था, और हाफ ईयरली इंडेड रिपोर्ट को लेकर के बस इतना ही अपडेट दिया है। इसके अलावा कुछ अपडेट नहीं था। जहाँ पे कहती है कि हमने वेबसाइट्स पे अपने रिकॉर्डिंग्स को हमने अपलोड कर दिया है, ऐसी बात उन्होंने रखी है। इसके अलावा देखा जाए तो कुछ और न्यूज पेपर पब्लिकेशन की बात कर रही है, प्रेस रिलीज के बाद यहाँ पे कुछ अपडेट हो आया होगा फाइनेंशियल रिजल्ट को लेकर के, जहाँ क्या कहती है उस पर भी हम तरफ फोकस करें। तो यहाँ पे देखा गया कंपनी को लेकर के जो पीपीटी कंपनी ने अपडेट दिया उसमें कहती है कि इनके पास जो रेवेन्यू साइड था वो करीब 53% की उछाल करती है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 78% बढ़ती है। और क्यू इसमें की बात किया जाए, वाई या H1 की बात किया, तो इसमें ओवरऑल परसेंटेज अलग अलग डिफाइन नहीं किया कि कितना कितना हमारे पास चेंज हुआ है। ओनली ऑन कैलकुलेटर लेके बैठना पड़ेगा, ऐसे सिचुएशन की बात कर रही है। लेकिन तब भी उन्होंने अपनी बोरोइंग्स को लेकर कहा कि हमारे पास लॉन्ग टर्म बोरोइंग, अदर बोरोइंग्स और वर्किंग कैपिटल की बात उन्होंने एक पार्ट्स में थोड़ा सा रखने का प्रयास किया है, जो इसको ऑब्जर्वेशंस में देखा जा सकता है। चलिए इन्हीं कड़ी को जरा और आगे की तरफ चलते हैं, और आगे की तरफ हमारे सामने ये दिखता है कि साल दर साल में कंपनी का जो सेल्स था वो लगातार बढ़ती नज़र आती है। प्रॉफिटेबिलिटी में लास्ट 12 महीने के थोड़ा सा डाउनसाइड रहा, लेकिन तब भी बढ़ती नज़र आती है। स्टॉक प्राइस CGR में पिछले एक साल से थोड़ा सा डाउनसाइड देखने को मिला है, लेकिन कंपेरिजन विद द रिटर्न ऑन इक्विटी इनका बेटर की बात करती है, लेकिन एज अ सस्टेन करते हैं, उसको कह सकते हैं वर्ड सस्टेनेबिलिटी साथ कामकाज करती हुई नज़र आती है। और ये कहती है जो Q2 का रिजल्ट था वो पॉजिटिव ग्रोथ एंड कंसर्न की बात उन्होंने कहा था, और अच्छी खासी ग्रोथ लेवल की बात उन्होंने कहा था। और लास्ट कुछ महीने के चार्ट को देखेंगे तो चार्ट में देखने को मिलता है कि एक महीने में 12% की उछाल हुई, वो भी आज के टाइम की बात में रिजल्ट के बाद ज़्यादा मार्केट रिएक्टिव करती हुई नजर आ, जबकि 6 महीने के डेटा इनके पास 43% के आसपास एक साल में अच्छी खासी ग्रोथ की बात करती है। इसके अलावा 5 साल में अच्छी बेटर ग्रोथ की बात करती है। लेकिन एक सवाल आती है, सवाल पता है क्या होता है? सवाल होता है कि इन प्राइसों के ऊपर जिन लोगों ने पोजीशंस बनाया उनके लिए क्या होना चाहिए, और क्या इन पे क्या ग्रोथ लेवल बनती है नहीं बनती है, या फिर उनको कौन से गोल्डन रूल अप्लाई करना चाहिए जिससे मार्केट में आप अपने रिस्क को मिनिमाइज और प्रॉफिट को थोड़ा सा मैक्सिमाइज करके बुक करके घर ले जा सकते हैं। मैं यही बात कह सकता हूँ। तो चलिए इनकी कड़ी को भी समझने की प्रयास करेंगे। इनके पीयर्स में देखा जाए तो पीयर्स में पॉलीकैब इंडियाज, के इंडस्ट्रीज और
फेनोलेक्स जैसे कंपनी भी शामिल है जो कि केबल और वायर का कामकाज करती है। एनालिसिस की पार्ट से पहले इन्वेस्टर रिएक्शन की तरफ देखें तो इन्वेस्टर रिएक्शन में कंपनी में केवल डीआई की भूमिका रही है 2% के आसपास की, और आमतौर पे इस भूमिका के बाद देखने को मिला कि कंपनी में पब्लिक के पास जो 29% की होल्डिंग है उसमें एक नाम निकल के आता है उर्वीज हेमई शाह। उसके अलावा टोटल नंबर ऑफ शेयर की होल्डर की बात करें तो सितंबर तक का जो डेटा अपडेट किया उसमें थोड़ा सा नंबर सर्च कर गया, मतलब नंबर गिर गया। पहले इसमें नंबर 37,000 तक के आसपास हुआ करता था, धीरे धीरे थोड़ा सा क्या हुआ, नंबर थोड़ा सा शॉर्ट डाउन हो गया, मतलब मार्केट में कुछ पुराने प्लेयर चले गए और न्यू प्लेयर आए, लेकिन उतने ही रहे, या ऐसा हो सकता है कि कुछ न्यू प्लेयर तो आए लेकिन पुराने प्लेयर यहाँ से निकल गए। यहाँ पे वॉल्यूम के बेसिस पे देखिए, मैं इसमें आपको बताऊं तो यहाँ पे वॉल्यूम बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। वॉल्यूम यहाँ आके इंटरेस्टेड होती है, इससे पहले बीच में इंटरेस्टेड था, इंटरेस्टेड हुआ, मार्केट को ऊंचाई पे ले जाने में कामयाबी मिली। इसके बाद देखा गया कि इनके सेम रेंज में कई दिनों तक ट्रेड करती हुई नजर आती, जहाँ पे बॉटम टू बॉटम के आसपास कई बार इसमें लुढ़कने का प्रयास देखा, बड़ी इसको ब्रेक डाउन की सिचुएशन बनती रही, लेकिन दोबारा मार्केट यहाँ के आसपास ब्रेकआउट करती हुई नजर आती है, जो कि रिसेंटली की ब्रेकआउट की बात को तोड़ने की कामयाबी हासिल कर रही है। जब कोई स्टॉक अपनी ब्रेकआउट की सिचुएशन में रहती है तो क्यों ज़्यादा इंटरेस्टेड होता था, उसका पीछे कुछ कारण होता है, वहाँ से ट्रस्ट बिल्डअप होता है कि अच्छा यहाँ से और चल सकता है। और यहाँ पे गोल्डन रूल को जानना जरूरी इसलिए है क्योंकि मार्केट में हमेशा रिस्क रहता है, इसलिए हमने कहा कि रिस्क टू रिवार्ड, रिस्क टू रिकंसलेशन एंड द रिस्क टू रिटर्न की चर्चा करेंगे। यहाँ पे क्या देखा गया, कंपनी में जो केबल्स इलेक्ट्रिकल बनाती है कंपनी, उसमें ये देखा गया कि इनमें अपने निवेशकों को लेकर कुछ देती है कंपनी, तो कहती है बिल्कुल देती है, और 50 पैसा ही देता हो लेकिन देती तो है, अपने निवेशकों को 50 पैसे के रेट से कुछ ना कुछ देती है भी। अब एक सवाल और आती है जिसको हम गोल्डन रूल की तरफ कह रहे थे। आखिर गोल्डन रूल कहती है जब भी लिया, मैं ये नहीं कहता आपने यहाँ बॉटम पे लिया या टॉप पे लिया या इस पोजिशन में लिया, जब भी लिया उसमें एक लाइन लीजिए। एक लाइन के आसपास की बात करूँ तो इसमें निकल के क्या आती पता है, ये बॉटम्स लाइन हुई, बॉटम लाइन के ऊपर एक है रिस्क फैक्टर, दूसरा है एक्सपेक्टेशंस, इसमें एक लाइन का नंबर है टर्म और एक का है ग्रो। इन दोनों का आपस में कंबाइंड करके, दोनों को मैच करके देखिए तो पता चलेगा जाकर कितना है उसमें खुद की फाइनेंशियल रिस्क आप कितना लेना चाहते हैं, और एक्सपेक्टेशन के बीच में आपको प्रॉफिट बुक करना है, तभी हम घर वापस लेके आ सकते हैं। अदरवाइज कई बार हम रिस्क के चक्कर में उसको घर भी वापस लेके नहीं आ पाते। मिलते हैं कुछ नए स्टडी के साथ। हमारे साइड कोई रिकमेंडेशन या एडवाइजरी नहीं होता है किसी कंपनी को लेकर के, ओनली एज ए लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से। यदि आपको वैल्यू वीडियो के अंदर वैल्यू एडिशन मिलता हो तो वीडियोस को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। तब तक के लिए एंजॉय एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर फॉर डायनामिक केबल्स। और ये हमारे प्यारे व्यूअर्स ने उनके लिए कमेंट्स किया था, इसलिए हमने थोड़ा सा पार्ट्स उसका लेने का प्रयास किया हूँ। कंपनी के ओवरव्यू के तौर पे कंक्लूजन कहती है कंपनी ऑलमोस्ट गुड प्रॉफिटेबिलिटी की बात करती है। कई बार कुछ प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग को डिक्रीज कर देते हैं, उसमें डिमेट की बात नहीं होती है, वो ऐसा चलती रहती है, कई बार कम कई बार ज़्यादा होती रहती है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर।